नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम लेखपाल का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन हैं, ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी डेट जो 19 तारीख को थी 19 जून से बढ़ करके कितनी हो गई है, 19 जुलाई हो गई है। जो हम लोगों के लिए टाइम भी अच्छा मिल गया है। तो जिन भाई स्टूडेंट्स का, जिन भी बच्चों का अभी कुछ टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में शुरू करते हैं। जो लेखपाल का प्रैक्टिस सेट दिया गया है दोस्तों, किस तरह से इसको सॉल्व करना है तो हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। पहले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। दोस्तों हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है तो कौन सी इसमें से कौन सी परियोजना जो है जो उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। तो निम्नलिखित में हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों। तो जो तीसरा ऑप्शन हमारा है गोकुल बैराज परियोजना, जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि जो है वो न्यूनतम है। हमको बताना है कौन सी फसल है दोस्तों जिसकी जो अवधि होती है वो कम समय में उगाती है, वो फसल कौन सी है तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तो मूंग जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो हमको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, खीरी जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। जवाब लखीमपुर खीरी जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, जवाब हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्रम में अगला प्रश्न अगर बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, किन चीज़ की उत्पादक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मसूर का। किसका उत्पादन होता है, मसूर का होता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मसूर जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। हमको बताना है कि प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ की गई। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रयागराज जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो प्रयागराज जवाब हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण परिवेश के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए करा रहे हैं, तो आप लोग नोट्स को तैयार करते हुए चलिएगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला अगर कुछ क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान है, किसका अधिकतम योगदान है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सही जवाब अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, चीनी का। तो सबसे ज़्यादा किसका उद्योग में वस्तु का उत्पादन क्षेत्र है, तो चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र है। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद निम्नलिखित में से कौन सा है तो हमको बताना है। तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं। हमको बताना है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में हमारे यूपी में वन क्षेत्र है मात्र कितने % है। तो हमको बताना है इसका सही जवाब कितना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। तो 6.88% जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया आइए देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर के पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है प्राप्त है। मेरठ जनपद में, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना हमको कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से पुरातात्विक सामग्री
प्रतिबिंबित करती है, मतलब प्राप्त हुई थी, तो वो कौन सी थी, हमको उसका जवाब बताना है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो जवाब है हमारा हड़प्पा संस्कृति जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है, कि यूपी में कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मोदी नगर जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे, तो लेखपाल की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उन सभी को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। अगर बात करें कि इसका नाम क्या है तो भातखंडे यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जो लखनऊ के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था, तो किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं। दोस्तों क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, तो क्या है, भर्तृहरि हैं। क्या है, भर्तृहरि जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है, अनुषंगी नगर कौन सा है हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गाजियाबाद जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था। तो हमको बताना है कि जो संगीत रत्न पुरस्कार है वो किसकी याद में प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है उस्ताद बिस्मिल खां जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, वो कितने वर्ष के हैं, कितने वर्ष से दी जा रही है, तो हमको इसको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक जो है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है, तो चारों ऑप्शन में से क्या उद्देश्य है हमको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है औद्योगिक इकाइयों के समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा मुरादाबाद। तीसरा ऑप्शन जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है, तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी क्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। हमको जो 4 जनजातियां दे रखी हैं उसमें से बताना है किस जनजाति की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गौड़ जनजाति। कौन सी, गौड़ जनजाति जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो गौड़ जनजाति की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रहने वाली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई, वो कहाँ पर की गई, तो किस शहर में की गई, तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ में। कहाँ की गई, लखनऊ में। तो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो चौथा ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में मंडल और जनपदों की संख्या है। हमको बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल और जनपदों की संख्या कितनी है। तो हमको सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें 18 हमारे क्या हो जाएंगे मंडल, और 75 हमारे क्या हो जाएंगे जनपद। 75 क्या हो जाएंगे जनपद। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यही सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि
बखिरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है। तो बखिरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। कहाँ पे? संत कबीर नगर में स्थित है, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का दोस्तों को मतलब SC शेड्यूल कास्ट जो होता है वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या वाला जिला कौन सा है हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनभद्र जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। सेकेंड ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है हमको बताना है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। 6 विश्वविद्यालयों की संख्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है वो क्या रहने वाली है दोस्तों? तो ये हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों तो कितना बताना है हमको, इसका जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं हम। तो 32 रुपये सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर वो 32 रुपये ख़त्म करता है, 32 से अधिक खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें पीतल उत्पादों का अधिक निर्यात किया जाता है। तो किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, वो कौन सा शहर है? तो हमको इसका जवाब बताना है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। सही जवाब क्या हो जाएगा? मुरादाबाद जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है। तो उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है दोस्तों? 75। जैसा कि अभी पहले प्रश्न जो आया था उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि ज़िले कितने हैं दोस्तों? 75 जिले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 जिले रहने वाले हैं यूपी के। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो हमको बताना है कि पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? खड़ी बोली जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कानपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? कानपुर जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए तो हमको बताना है। अगर दोस्तों एग्जाम में AVRY लिख के आ जाता है तो हमको क्या वो समझना है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ही इसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों हमको बताना है कि परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा चौथा ऑप्शन जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो दोस्तों हमको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें हम तो चौथा ऑप्शन जो इसका दिया गया है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो हमारा जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय सूचना केंद्र हमारा जवाब एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। भू
कृषि का जो रिकॉर्ड है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरदावरी जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। गिरदावरी एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जो जवाब होगा 1/20वां जवाब हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 48-40 जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है। चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आगरा और कानपुर जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? इंदिरा आवास योजना जो है वो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 75:25 जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण नाम क्या है हमको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब के बारे में बात करें तो तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आप लोगों को ये जो संभावित प्रश्न है एग्ज़ाम में आने के लिए तो आप लोगों को बेहतर तरीके से वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या रहने वाला है। तो सही जवाब कितना हो जाएगा? 300 बेड। कितने बिस्तरों को होना आवश्यक है? 300 बिस्तरों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि घरेलू व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता भोजन के योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो दोस्तों हमको बताना है कि क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बट्टा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बट्टा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब बात करें तो हो जाएगा 2। कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग कम समय में अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में दोस्तों, क्योंकि हम आपको कम समय में अधिक तैयारी करवाएंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए करा कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो दोस्तों हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो अर्धवार्षिक आवृत्ति पर। किस पर? अर्धवार्षिक आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गन्ना जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तो गन्ना हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो दोस्तों कि सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 से 17।
7 से 17 जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य, तो 7 वार्डों से 17 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सही जवाब के बारे में अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति जो है वो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि MGNIRGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है, तो कितना अनुपात होता है हमको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 75:25 जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। दोस्तों एक प्रश्न हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे और ये दूसरा प्रश्न है जो हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं। तो दोस्तों 2 प्रश्न हैं जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनके बारे में जितनी डिटेल आप लोगों को पता हो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो जिस भी बच्चे ने अगर तैयारी की है दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा ज़रूर कमेंट करके हमको इसमें बताएगा। धन्यवाद।